अब से 3 दिन बाद कराची में 100 से 130 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई की जा रही है। पिछले दिनों जो बारिश हुई थी वो 86 मिलीमीटर थी। शहर का हाल बुरा हो गया था। वजीर आजम ने एनडीएमए के चेयरमैन को कराची भेजा। उनकी वजीर आला से भी मुलाकात हुई। सफाई का भी कहा जा रहा है। आज वजीर आला भी निकले, कल भी निकले। अब वो कह रहे हैं कि कराची को साफ किया जाएगा। शहरियों में इस वक्त खौफ है कि इस दफा क्या होगा। सुलेमान साजिद खान की रिपोर्ट देखिए कि इस वक्त क्या हो रहा है कराची। जब शहर में बरसात होती है तो ये पानी कहाँ जाता है? ये पानी शहर के छोटे 500 से ज़ायद बरसाती नालों में, और वो जो छोटे बरसाती नाले हैं उनका पानी शहर के 38 बरसाती नालों में, और फिर वो पानी शहर की 2 नदियों, जिसमें से एक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी नदी और दूसरा मलीर नदी में जाता है, और फिर इन 2 नदियों से ये पानी बहरा अरब में जाकर गिरता है। लेकिन इस नदी की सूरत हाल इस वक्त भी आपके सामने। 3 दिन बाद की सूरत हाल क्या 26 जुलाई की बारिश जैसी हो सकती है? मुर्ज़ाबाब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर वज़ीर आला सिंध। मुर्ज़ाबाब बहुत शुक्रिया। 86 मिलीमीटर की बारिश थी, हमने देखा क्या हाल हुआ। अब 100 से 130 मिलीमीटर कहा जा रहा है। एनडीएमए भी एक्टिव हुई। आप भी कह रहे हैं कि जी सफाई हो रही है। क्या तवक्को की जाए कि सूरत हाल बेहतर होगी? अर्बन फ्लडिंग किस लेवल की हो सकती है? कराची में इस वक्त खौफ है बारिश को लेकर। देखिए शाहजेब, अर्बन फ्लडिंग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। रीसेंट पास्ट में आप अगर नज़र डालें डेवलप शहरों की तरफ भी, तो अर्बन फ्लडिंग एक हकीकत है जिससे मैं समझता हूँ जितनी जल्दी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें उतना ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको मिटिगेट करने के लिए आप क्या क्या इकदाम उठाते हैं। उसके लिए जहाँ जहाँ हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, हमारे नाले हैं, उनकी सफाई की ज़रूरत थी, वो सफाई की जा रही है। सारा प्रोसेस चल रहा है। कराची के जितने भी नाले हैं उन तमाम जगहों पे काम चल रहा है, और 3 नालों को FWO के हवाले किया गया है जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम किया जा रहा है, जिसका बेसिक टारगेट ये होगा कि जो माजी के एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखते हुए जो जो चोकिंग पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया जा सके, उनको थोरोफेयर में कन्वर्ट किया जा सके। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शाहजेब हमें जो प्रॉब्लम आई थी वो अनफॉर्चुनेटली जो ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर वहां कंस्ट्रक्ट किया गया था वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो थी उसको उसने चोक कर दिया, उसको उसने ब्लॉक कर दिया है। तो उसका भी मुतबादिल क्रिएट किया जा रहा है। दैट इज अनदर चैलेंज जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी कंप्लीट किया जा सके उतनी हम आसानी शहरियों के लिए कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन में जैसी बारिश रुकती है आप किस तरीके से निकासी का काम को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, उसको तेजी के साथ कर सकते हैं। जैसा कि कराची शहर में हालिया बारिश में आपने देखा होगा कि हाँ पानी खड़ा हुआ था, लेकिन जहां जहां पानी खड़ा था वहां पर अमला मौजूद था, उसने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, और आपने देखा कुछ इलाकों में कुछ घंटों में और कुछ में कुछ अरसे के बाद उस पानी को निकाल लिया गया। तो इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि तमाम चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए, तमाम जो तजावुजात बीच में आ रहे हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बट एट द सेम टाइम वजीर आला सिंध ने एडमिनिस्ट्रेशन को यह कहा है कि अमला वहां पर मौजूद हो, और जो जो जैसी बारिश रुकती है उसको रुकने के बाद जो पानी के निकासी के प्रोसेस को यकीनी बनाने के लिए, पानी के फ्लो को यकीनी बनाने के लिए जो जो इकदाम उठाने की जरूरत है, पंपिंग करने की जरूरत है, वो तमाम इकदाम उठाए जाए। मुर्ज़ाबाब साहब ये बताइए कि अब मसला यार 12 साल से आपकी हुकूमत है, हर साल बारिशों में कराची के लिए एक मसला खड़ा हो जाता है। अब तो वफाकी वज़रा भी लिख रहे हैं और हर कोई ट्वीट कर रहा है वफाकी वजीर के जी देखें, हर दूसरा वफाकी वजीर खासतौर से जिनका कराची से ताल्लुक है, कि आप देखें कि वजीर आजम ने नोटिस लिया, एनडीएमए के चीफ गए, 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कुछ नहीं हुआ। आप लोग लाहौर की बारिश की मिसालें दे रहे हैं कि देखें वहां पर क्या हो रहा है, वहां भी एनडीएमए को भेज दें। मगर मसला यह है कि पॉइंट स्कोरिंग से हटकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों की हो रही है कि कराची के अवाम को यह मैसेज तो जाए कि कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है इस वीकेंड पर 100 से 130 मिलीमीटर की अगर बारिश हो गई? देखिए शाहजेब, मैं समझता हूं बयानबाजी जो है अनफॉर्चुनेट है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बयानबाजी से मामला हल नहीं होते। जहां तक कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक है, वजीर आला सिंध के साथ जब चेयरमैन एनडीएमए कराची तशरीफ लाए, उन्होंने आके मुलाकात की, दोनों ने इस बात से अग्री किया कि मिलकर काम करने की जरूरत है। लास्ट फ्राइडे को वजीर आला हाउस में एक मीटिंग हुई जिसके अंदर ना सिर्फ सिंध हुकूमत के अफसरान थे, हमारे वुज़रा थे, बल्कि कोर कमांडर कराची, FWO और चेयरमैन एनडीएमए भी थे, और सबने इस बात का तयन किया कि किसको क्या क्या काम करने की जरूरत है। इस बात का फैसला किया गया हम सबको मिलकर
काम करने की जरूरत है। आपने देखा कि जब कल कराची के दौरे पर वजीर आला सिंध निकले तो वजीर आला सिंध के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो डीएमसी चेयरमैन है वो मौजूद थे, एसआईडीसी का जो अमला था वो मौजूद था, ताकि मिलकर वेल कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम कर सके। और जब वीकेंड पे बारिश आ रही है तो क्या एनडीएमए का अमला भी आपके साथ मौजूद ही होगा? अब क्या वजीर आला से मुलाकात के बाद ये तय पाया है जब बारिश होने जा रही है? हम पर तनकीद तो बहुत सारी की जाती है और हर चीज का मलबा अनफॉर्चुनेटली सिंध हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन चेयरमैन एनडीएमए ने जो बात की कराची से जाने के बाद वो तमाम चीजें भी रिकॉर्ड पर हैं कि चेयरमैन एनडीएमए खुद इस बात का एतराफ करते हैं कि जब उन्होंने कराची का दौरा किया, कराची के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया तो वहां से पानी निकाला जा चुका था। यानी कि जो वफाकी हुकूमत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, उस बातों की नफी चेयरमैन एनडीएमए ने खुद की और इस बात को इंडोर्स किया कि नकासी का काम जो सिंध हुकूमत ने किया, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट ने किया, मुंतखब नुमाइंदों ने किया, वो अच्छे तरीके से किया गया, जिसका फायदा हम सबको हुआ। मगर मुझे जुमे हफ्ते के लिए फाइनल वर्ड दीजिए। लोग डरे हुए हैं कि घरों का क्या होगा, पानी कितना आएगा, हम सड़कों पर तो नहीं फंस जाएंगे, सड़कों पर पानी में हमारी गाड़ियां तो नहीं डूब जाएंगी जो 86 मिलीमीटर में हुआ। 100 से 130 मिलीमीटर में क्या होगा? क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या तैयारी है आपकी? देखिए शाज़ेब, भरपूर कोशिश की जा रही है कि जो 26 और 27 की शब को गलती कह लें, कोताही कह लें, या जिससे पानी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर खड़ा हुआ था उसको मिटिगेट किया जा सके, जो चोकिंग पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया जा सके, और तेजी से इस सिलसिले में काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर कोई भी सियासी लीडर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर ये कहता है कि अर्बन फ्लडिंग इज नॉट अ रियलिटी, अगर वो ये कहता है कि हम तमाम इंतजामात करके अर्बन फ्लडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, मैं समझता हूँ ये एक गैर जिम्मेदारी पर मबनी स्टेटमेंट होगा। मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहूंगा। पिछले दिनों लाहौर में बारिश हुई, वहां तो सिंध हुकूमत नहीं थी, आपने देख लिया कि लाहौर के अंदर क्या सिचुएशन हुई। आपका जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, आपके जो नाले हैं, आपका जो एक सीवरेज का निजाम है, वो एक हद तक बारिश की जो रेनफॉल है उसको केटर फॉर कर सकता है। तकरीबन कोई 25 से 30 मिलीमीटर अगर बारिश होगी तो हमारा निजाम उसको केटर फॉर कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा बारिश होती है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिचुएशन। मैं बहैसियत हुकूमत के आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि हमारा अमला ग्राउंड पर मौजूद होगा और जो जो काम रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए करने की जरूरत है वो तमाम काम सिंध हुकूमत करेगी इंशाल्लाह। मतलब एक और सवाल करना चाह रहा हूं, एक और बात करना चाह रहा हूं, और वो है गंदम की कीमतें। आटे की कीमत बढ़ती जा रही है, सिंध में बहुत ज्यादा है। सिंध के अंदर हम देखें कराची में बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई है, 1300 रुपए से ऊपर चली गई है। वफाकी हुकूमत के दायरे जो फेलियर थे वो अपनी जगह पर हैं, प्रोक्योरमेंट कम होना, प्रोक्योरमेंट टाइम पर ना होना, इंपोर्ट टाइम पर ना करना, रिलीज की नहीं पता चल रहा कि कहां चली गई। खुद जो वफाकी वजीर खुराक है उन्होंने कहा कि हमें नहीं समझ में आ रहा गंदम कहां गायब हो गई है, मगर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिंध हुकूमत नहीं साथ दे रही है। आपने आज जवाब दिया कि जी सिंध ने पैदावार भी बहुत ज्यादा की, सिंध ने प्रोक्योरमेंट भी बहुत ज्यादा की। वो आप पे इस बात का नहीं इल्जाम लगा रहे कि आपने प्रोक्योर अच्छा नहीं किया या आपने पैदावार ज्यादा अच्छी नहीं की, वो कह रहे आप रिलीज नहीं कर रहे हैं स्टॉक, जिसकी वजह से इस वक्त प्राइस हाइक है, तो आप भी रिलीज कीजिए स्टॉक, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए आज का जो क्राइसिस है, आपने बेशुमार प्रोग्राम इस सिलसिले में कर चुके हैं और आपने खुद, मैं तो समझता हूं आप एक्सपर्ट हो गए इस इशू के ऊपर, कि चीनी के बहरान में अगेन डिमांड सप्लाई का फर्क क्रिएट किया। जो होल्डर्स थे उन्होंने पैसे कमाए, जो माफियाज थे उन्होंने पैसे कमाए। नतीजा क्या हुआ? वो चीनी जो कि जुलाई 2018 में, अगस्त 2018 में 55 रुपए किलो थी, वो आज सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, वो 100 रुपए किलो मिल रही है। मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत को इस ब्लेम गेम से अब बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इस्लामाबाद के अंदर आटे का बहरान है तो उसकी जिम्मेदारी आप सिंध हुकूमत के ऊपर नहीं ठहरा सकते। अगर लाहौर में, फैसलाबाद में, गुजरावाला में, पेशावर में शॉर्टफॉल है आटे का और लोगों को आटा नहीं मिल रहा, गंदुम नहीं मिल रही, इसका इल्जाम सिंध हुकूमत के ऊपर नहीं ठहरा सकते। मगर मुर्जा, मैं जो वफाकी हुकूमत की नाकामियां हैं उस पर आपकी जिम्मेदारी नहीं डाल रहा। आपसे सवाल यह हो रहा है कि अगर कीमत नहीं संभल रही है और पंजाब अपना स्टॉक लेकर आया है जैसा कि वो कह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं इस वक्त अपना स्टॉक ला रहे? जखीरा दोस्तों अभी भी फायदा उठा रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में वो फायदा उठाएंगे, आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा वो अभी भी फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको गुजारिश ये करना चाहूंगा कि सिंध हुकूमत ने अपना प्रोडक्शन टारगेट भी मीट किया, प्रोक्योरमेंट टारगेट भी मीट किया। वफाकी हुकूमत जो कि आज अननेसेसरीली सिंध हुकूमत को ब्लेम कर रही है, उसको जरा सोचने की जरूरत है। क्या पास्को ने अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट मीट किया? क्या पंजाब खैबर पख्तूनख्वा ने अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट मीट किया? मेरे पास जो नंबर्स अवेलेबल है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से
फेडरल गवर्नमेंट ने, पीटीआई की हुकूमतों ने वो टारगेट्स मीट नहीं किए। ये इनकी कोताही है जिसकी वजह से आज इनको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को रिलीज करना पड़ रहा है। और हम ये समझते हैं कि माजी में सितंबर के महीने में इसलिए इन रिजर्व्स को रिलीज किया जाता था ताकि आप डिमांड सप्लाई के गैप को मीट कर सकें और आप गंदम की कीमतों को बढ़ने से रोक सकें। अगर आज आपने तमाम स्ट्रेटेजिक गंदम को रिलीज कर दिया, मार्केट में आपने छोड़ दिया उसको, वो तमाम गंदम या तो इलीगली एक्सपोर्ट हो जाएगी या जो आपके प्रॉफिटियर्स हैं, होल्डर्स हैं, उसको कब्जे में रख लेंगे, उसको छुपा लेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपको गंदम नजर नहीं आएगी और कीमतें इसी तरीके से इजाफे का शिकार होंगी। मगर मुर्तज़ा देखिए, अब मसला ये है कि वफाकी हुकूमत कह रही है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये वफाकी हुकूमत की नाकामी है कि उन्होंने वक्त पर दरामद नहीं की, प्रोक्योरमेंट कम की, उनकी नाकामी। मगर इस वक्त मसला यह है कि वो कह रहे हैं कि जी हम मुस्तकबिल में इंपोर्ट कर लेंगे, इस वक्त स्टॉक निकाल दें। कराची में 1380 कीमत हो गई, सक्खर में 1140, हैदराबाद में 1240, हाई प्राइस है सिंध में। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम पंजाब में सब्सिडाइज भी करते हैं तो वो स्मगल होकर सिंध में आ जाती है, केपी में कीमतें ज्यादा हैं। तो ये एक मसला खड़ा हो गया। साजिब, आप अपने रिकॉर्ड को चेक कर लें, इस वक्त पंजाब में सिंध के मुकाबले में ज्यादा रेट्स हैं। इस वक्त फैसलाबाद में 1400 से ऊपर रेट चल रहा है। तो एक्चुअली चूंकि रेट पंजाब में ज्यादा है, चूंकि वहां शॉर्टफॉल है, और शॉर्टफॉल किसकी वजह से? इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। आप कहते हैं वफाकी हुकूमत गंदम इंपोर्ट कर रही है, ये भी गलत है शाजिब। ये खुद इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, यानी कि पूरी पाकिस्तानी कौम को ये प्राइवेट सेक्टर के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि नवंबर दिसंबर के अंदर अगर कंप्लीट गंदम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हुई और वफाकी इदारे के पास, सूबाई हुकूमतों के पास अगर गंदम नहीं हुई, तो आप मुझे बताइए एक आम आदमी को, गरीब आदमी को आटा कैसे मिलेगा, कम रेट्स पर कैसे मिलेगा, कैसे आप प्राइस की इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। इन्होंने जो अपनी प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट नहीं किया, उस सवाल का जवाब नहीं है। इन्होंने जो अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को मीट नहीं किया, उस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। जरा फखर इमाम साहब से प्लीज इन सवालात का जवाब ले, शिबली फराज साहब से इन सवालात का जवाब ले, पंजाब हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इस सवाल का जवाब लें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इसका जवाब दे। सेनेटर शिबली फराज, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात, हमारे साथ मौजूद। शिबली फराज साहब बहुत शुक्रिया। आपसे एक और इशू पर भी हमने बात करनी थी, अब ये क्योंकि आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने बहुत कोशिश की कि वज़ीर खुराक हमारे साथ मौजूद हों, मगर वो नहीं आए। तो आप ही बता दें, वो कह रहे हैं कि जी हम अगर अपना स्टॉक लेके आएंगे, पंजाब लेके आया, क्या फ़ायदा पड़ गया, प्रॉफिटियर्स फिर भी फ़ायदा उठा रहे हैं, गंदम फिर भी गायब हो गई, वफाक को नहीं पता कहाँ है, फिर स्मगल हो जाएगी। तो वफाकी हुकूमत की नाकामी है और जिम्मेदारी हम पर डाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है और इसके 4 ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। अब अगर इस तरह हर एक अपनी मनमानी करने लगे और वो किसी दूसरे सूबे को, या जो देखें जो सप्लाई एंड डिमांड होती है उसमें जब डिस्टॉर्शंस होती हैं तो कीमत बढ़ती है, और वो 2 वजह से, या उसकी होर्डिंग हो रही होती है और या सप्लाई की कमी हो रही होती है जनरली। अब इस केस में हमने जो हमारे अहदाफ थे वो 24.5 मिलियन टन की जो पैदावार हुई, जबकि हमारी जो कंजम्पशन है वो भी 27-27.5 मिलियन टन के करीब है। अब ये जो 1.5 मिलियन टन का जो शॉर्टफॉल है, इसको रेगुलेट करने के लिए जो हर सूबा, जो कि सिंध है फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको कहूँ कि जी उधर स्मगलिंग होनी चाहिए, पंजाब में तो कीमत कम है, सिंध में हाई है, तो ये ऊपर की कीमत के लिए नीचे कैसे जाएगी ये स्मगलिंग, जब वहां पे कीमत 1100 के करीब है और 1200 के करीब, 1215 1220 के करीब है। तो जिधर पंजाब में जहाँ पे 1200 रुपए है, तो ये उस तरह स्मगलिंग का तो चांस ही नहीं बनता। वैसे मगर पेशावर में महंगी है ज्यादा, सक्खर और दूसरे सिंध के शहरों के मुकाबले में। साथ ही पंजाब में 860 रुपए की जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कह रहा है, हमने आवाम से पूछा, दुकानदारों से सर्वे कराएं, कोई लेने को तैयार नहीं है। जितनी बुरी वो क्वालिटी है, वो महंगा आटा ही दे रहे हैं चक्की वाला। देखें, ये चीजें होती हैं, कल खुदा ना खास्ता अगर सिंध में कोई प्रॉब्लम होगा तो पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा ये जो है तो उसको करेंगे, बिकॉज मुल्क तो एक ही है। हमने अगर इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है फिर तो काम हो गया। इसलिए सिंध को हमने ये रिक्वेस्ट की थी, ये कोई नहीं था, हमने इसमें कोई नालायक की और इसकी बातें होती हैं, वो तो खैर हमें पता चल गया है अभी जो बारिशें हुई हैं कि सिंध एक्सपोज हो गया है। लेकिन हम जनरली ये बात कर रहे थे कि प्राइसेस में एक
उसको बैलेंस आउट करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह कई चीजें होती हैं, कुछ सूबों में वो सस्ती पड़ती हैं बिकॉज आप पोर्ट से ले आते हैं उधर शहर में, वेरेज जब वो डाउन कंट्री अप कंट्री जब आती है, पेशावर तक पहुंचती है, तो चीजें महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल हो गया, लेकिन आपने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिससे कि पेट्रोल अगर आप कराची में खरीदें तब भी उस कीमत का होगा, पेशावर में खरीदें तब भी वही होगा। तो इसका मकसद ये है कि हमने तो पूरे मेजर्स लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग के चांसेस बहुत मिनिमम हो गए हैं बिकॉज वहां पे ऑलरेडी जो बॉर्डर्स हैं, तो सब बॉर्डर है। साहब, अगर इसमें मसला ये है कि खुद वजीर साहब ने कहा, मैं नहीं समझ में आ रहा कि गंदम हम रिलीज करते हैं, गंदम चली कहां जाती है। आप लोगों की तरफ से बारहा नजर आया है कि आप दरामद करने का फैसला, चाहे वो चीनी हो या फिर गंदम हो, टाइम पर नहीं करते। उसको बरामद करने का फैसला गलत टाइम पर किया था। चीनी का कीमतें आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही हैं। माफियाज मुसलसल आप लोगों से फायदे उठा रहे हैं। पहले साल में उठाया, दूसरे साल में भी उठाए जा रहे हैं। वजीर आजम उन्हें बोलते रहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, एक्शन हो नहीं पाता है। मुसलसल नजर आ रहा है कि आपका पॉलिसी फेलियर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात में काफी हद तक वजन है। लेकिन मैं आपको शाहजेब ये जरूर बताऊं कि ये लोग बड़े पावरफुल लोग होते हैं। ये जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, तो ये तो इसको हमेशा ये नहीं है कि पहली दफा कि पाकिस्तान में शॉर्टेज हुई है या आटे का बुरान आया है। ये तो मुख्तलिफ हुकूमतों में, लेकिन हमारी हुकूमत में नहीं होना चाहिए। मैं इसे टोटली एग्री करता हूँ। और जो भी सिचुएशन बनी है, इसमें हम सिर्फ सिंध की कॉन्टेक्स्ट में यही कह रहे हैं कि उन्होंने अगर बिल्कुल अपने आप को बंद कर दिया, बॉर्डर्स बंद कर दिए, तो उससे जो है तो चीजें और भी मतलब है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो शॉर्टफॉल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके पहली जो शिपमेंट है वो मेरा ख्याल है कि 10 अगस्त को पहुंच रही है, और फिर एक हफ्ते के वक्फे के बाद ये बाकी भी जो शॉर्टफॉल है इंपोर्ट हो गई है, तो वो तो नॉर्मल हो जाएगी। सब हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्मल ये सूरत हाल हो जाएगी। शिबली फराज साहब, मैं एक और जो इशू है उस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बड़ी डिबेट है कि सोशल मीडिया टीम बना रहे हैं आप, 4.25 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा गया है, और जो लोग हायर किए गए हैं उसमें जो नजर आ रहा है, जिन्होंने 2013 में आपकी सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, उन्हें आपने हायर कर लिया है। अब जाहिर है इश्तिहारात दिए गए, वो हम नाजरीन को स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। जो हायरिंग प्रोसेस है उसमें इश्तिहारात और ये सब चीज़ें आपके सामने आपने दी। मगर सवाल ये उठ रहा है कि जो सिलेक्शन बोर्ड है उसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट हैं, साथ में आप हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और फोकल पर्सन है वजीर आजम के ऑन डिजिटल मीडिया, जिन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ की कैंपेन चलाई, और वो लोग सिलेक्ट करते हैं उस बंदे को जिसने 2013 में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चलाई। इससे बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि अच्छा आपने मेंशन किया कि हमारे बड़े नामवर सहाफ़ी जो है तो गलत ट्वीटें करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बगैर किसी इश्तिहार, बगैर किसी उसके, ये हर चीज एज पर रूल्स हुई है। ये आप इश्तिहार आपने देखा भी होगा, ये डॉन में भी आया हुआ है और इस तरह ये एक्सप्रेस में भी आया हुआ है। ये चीजें इस तरह की गलत डिसइंफॉर्मेशन फैलाना मेरा ख्याल है जेब नहीं देता उन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट को जो कि ट्वीट करते हैं। अब उनमें ये मॉरल करेज होनी चाहिए कि वो अपनी ट्वीट की माजरत करें और कहें कि जी ऐसा नहीं हुआ। अब अगर आपने सवाल किया है कि इसमें लोग बैठे हुए थे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि मैं था और जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, एस्टैब्लिशमेंट थे, सेक्रेटरी थे, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी थी, और इसमें सिर्फ अगर पीटीआई के थे 2 लोग थे। एक तो मैं था, बिकॉज मैं अब एहसन इकबाल को तो नहीं बुला के बिठा सकता कि जी आप करें सिलेक्शन, जो कि वो बड़ी खुशी से शायद कर लेंगे और वो किसी अपने लोगों को ले लेंगे। देखिए, जहां तक इमरान गजाली या और किसी भी हमारे, देखिए हमारा तो मानना ये है कि जो मेजॉरिटी यूथ है वो हमारे साथ है और हमने बेस्ट से बेस्ट लोग लेने हैं। अगर वो बेस्ट लोग हमें पीटीआई के मिल जाएं या किसी नून के मिल जाएं या मीम के मिल जाएं, किसी के भी मिल जाएं, हम उनको हायर करेंगे। बिकॉज हमने ये एक, देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान में सिर्फ इंटरनल, आपने कहा कि एहसन इकबाल को बिठाते थे तो वो नून लीग का कोई रख लेते, आपको बिठाया तो आपने भी तो तहरीक इंसाफ का हायर किया ना। आप लोग तो बड़ा कहते हैं मरियम नवाज साहब बड़ा सोशल मीडिया चलाती है, क्या उनका कोई है पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया चलाने वालों में से कोई हायर किया आपने? इतना बजट जो मैसिव रखा गया है पीटीआई से किया ना? नहीं, पीटीआई के नहीं। इसमें से देखे ना आप, एक देखिए इसमें 7 लोग सिलेक्ट हुए और साथ में अगर एक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी वजह से हायर किया गया कि वो पीटीआई का है। उसमें देखिए पीटीआई में तो आधे पाकिस्तान के यूथ ने हमारे सोशल मीडिया पे अभी भी एक्टिव है। ये तो अगर किसी के खिलाफ अगर हम यही कहें कि जी इसने चूंकि पीटीआई के साथ इसने सपोर्ट किया था या वोट दिया था इसलिए हम उसके अगेंस्ट वो करेंगे।
बिल्कुल मेरिट पे हुई है। मैं आपको बताऊं कि मेरे एक दो दोस्तों ने भी मुझे फोन किया था, लेकिन मैंने कहा कि यार मैं इस फील्ड को चूंकि इतना जानता भी नहीं हूं, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, इनका जो क्रेडेंशियल्स हैं, ये सारे ठीक हैं, वो डिसीजन। बाकी ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जाहिर है उसके लिए वही था फोकल पर्सन, इसलिए क्योंकि मैं उतना नहीं जानता, या बोर्ड में हम समझते थे कि वो लोग इतने, ये नया एक फील्ड है, इसमें मैं आपकी इंटेग्रिटी या किसी की कॉम्पिटेंस पे सवाल नहीं उठा रहा। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके साथ मिलकर वो जिन्होंने 2018 की तहरीक इंसाफ की कैंपेन चलाई है, वो 2013 की सोशल मीडिया कैंपेन चलाने वाले को इलेक्ट करते हैं। ये काम नून लीग या पीपल्स पार्टी ने क्या होता तो आप लोग क्या करते? ये सवाल उठा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमारी पूरी कोशिश है कि जब हम कहते हैं ना कि जो माजी में इदारे तबाह क्यों हुए, वो इसी वजह से हुए कि वो बजाय उस पे मेरिट के वो वफादारियों की बुनियाद पे किए गए। तो वी विल बी द लास्ट पीपल कि जो इस बुनियाद पे जस्ट बिकॉज वो तहरीक इंसाफ का, आप देखें कितनी हजारों नौकरियां हुई हैं, कितने लोग हुए हैं। हमें तो गिला, हमारे पार्टी के लोगों को गिला यही है कि आपने पार्टी के लोगों को कहीं भी अकोमोडेट नहीं किया। वो हम यही कहते हैं कि जी, तो हमारा स्लोगन था कि हमने मेरिट पे करना है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, ये जो वर्कर्स हैं, वो मेरिट पे नहीं है, लेकिन हमने उनको कभी भी इस वजह से नहीं इन किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मगर सर, माजरत के साथ 4.25 करोड़ रुपए का बजट है, टैक्स पेयर का पैसा है, हर मिनिस्ट्री अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रही है, मीडिया पर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इफेक्टिव जॉब कर रहे हैं। क्या जरूरत क्या है पूरे के पूरे सोशल मीडिया विंग की 4.25 करोड़ रुपए अवाम के पैसे खर्च करके? देखिए शाहजेब, बात यह है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो इंटरनल पॉलिटिक्स के नहीं है, उसके अलावा जो है हमारा एक्सटर्नल भी। आप देखिए कितने फेक न्यूज़ आते हैं, कितना हमें इंटरनेशनल मीडिया से कितनी ज्यादा हम पे अटैक होता है। हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है। तो ये सारी, ये जो अभी मैंने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं उसको इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि अब तक वो इनवर्ड देख रहा था, यानी पाकिस्तान के अंदर, जबकि अब हमारे दुश्मन मुल्क से बाहर हैं। यहाँ पे तो हमारी सियासत चलती रहती है टॉक शोज पे या इधर उधर। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज किस्म का अपना सोशल मीडिया सेल करें जो कि मुल्क के जो बाहर की जो एक्सटर्नल हम पे हमले होते हैं, जो कि हमसाया मुल्क से या कहीं और जगह पे बैठ के होते हैं, हम उनको टैकल करें, उनको हम एक काउंटर अटैक करें, उनकी जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको हम न्यूट्रलाइज करें। तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और इसमें जो है तो ज़ाहिर है इक्विपमेंट भी इन्वॉल्व होता है। पड़ोस मुमालिक से निमटने के लिए इदारे ऑलरेडी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर और इस आपके जो डोमेस्टिक ओपोनेंट हैं, ऑपोजिशन है, उनके लिए नहीं रखा गया है। ये भारत को जवाब देने के लिए 4.25 करोड़ रुपए की लागत से 2013 की कैंपेन चलाने वाले तहरीक इंसाफ के वर्कर को आपने हायर किया इंडिया को जवाब देने के लिए। इंटरनल नहीं है इसका मामला? नहीं, देखें, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरनल नहीं है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। आप कह रहे हैं ना कि जी इसमें ये 4.5 करोड़ का बजट, इसमें इक्विपमेंट भी शामिल है, इसमें पूरे साल की सैलरीज भी और शामिल हैं, इसमें जो ऑफिस का सेटअप था ऑफिस भी हमने पीआईडी में किया है, इसके लिए कोई ना हमने नया फर्नीचर लिया है ना कुछ लिया है। तो मकसद ये है कि देखिए सोशल मीडिया, आपको पता है, आपसे ज्यादा किसको पता होगा कि एक बड़ा इफेक्टिव टूल बन गया है और हमारे खास तौर पे बाहर के मुल्क या इवन इंटरनली लोग डिस्टेबलाइज करते हैं। देखिए आपको कितनी हेट ट्वीट्स होती हैं या सोशल मीडिया पे मैसेजेस, क्या क्या चीजें होती हैं, ये उसको टैकल करने के लिए ये चीज बनाई गई है और ये वक्त की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें।